नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों ने हमारा हिंदी का पहला वीडियो देखा है और उस वीडियो से हमें बहुत सारा प्यार मिला है। बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अवश्य उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से टेट सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 4-5-6 क्वेश्चनों का अवश्य आता है। तो टेट की परीक्षा में 4-5 क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाइए एकदम। शुरू कर रहे हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखो, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम। हाँ, अगर जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी लें। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, या कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा कई तरह से पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, और वो एक परिभाषा देंगे और पूछेंगे आपसे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। या हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से बहुत सारे मोती होते हैं, अगर वो बिखरे हुए पड़े हैं इस तरह से, तब आप उन्हें मोती कहेंगे। लेकिन एक जब धागों में पिरो देते हैं तब वो कहलाती है एक माला। मान लीजिए किसी खुट्टी पे अगर बहुत सारे मोती आपने पन्नी में टांग दिए हैं और किसी व्यक्ति से कहते हैं कि जाइए माला उतार के लाइए, तो ये कहना अनुचित है, क्योंकि आप ये नहीं कहेंगे कि माला उतार के लाइए, आप कहेंगे कि मोतियों की पन्नी उतार के लाइए या थैली उतार के लाइए। तो इसी तरह से वर्णों का है, बहुत सारे वर्ण हैं। वर्ण तो हमारा ये भी है, वर्ण तो हमारा ये भी है, वर्ण तो ये भी है, वर्ण ये भी है और वर्ण ये भी है। ये सारे वर्ण हैं, लेकिन जब तक ये क्रमबद्ध समूह से नहीं लगे हुए हैं तब तक ये वर्णमाला नहीं है। तो जब हम सारे वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से लगा लेते हैं, क्रमबद्ध एक सुसंगठित समूह में इकट्ठा कर देते हैं, तब वो कहलाते हैं वर्णमाला। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के अंतर्गत बात आती है वर्ण की। ये वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है एक सबसे छोटा कह लीजिए, सबसे सूक्ष्मतम कह लीजिए, जो इकाई है हमारी वर्णमाला की वही है। क्या है? वर्णमाला में हमारी भाषा होती है और हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। प्रश्न आ जाए परीक्षा में तब भी क्या कहेंगे हम? वर्ण ही कहेंगे। या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे लघुतम इकाई। तब भी प्रश्न आ जाए तब भी हमारा आंसर क्या होगा? वर्ण। अगर हम कहें भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई, तब भी हमारा आंसर वही रहेगा, क्या? वर्ण। तो कई प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब भी आंसर वर्ण है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है और भाषा की न्यूनतम इकाई कौन सी है। हमारा हर प्रश्न का आंसर एक ही होगा, वो क्या है? वर्ण। और इस सूक्ष्मतम, लघुतम और न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण को हम वर्ण को ही क्या कहते हैं? हम इस वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। इस वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि वर्ण की मौखिक इकाई क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि वर्ण की जो मौखिक इकाई है वही है ध्वनि। जैसे हमने कोई वर्ण बोला,
का, हमने बोला आ, तो जो ध्वनि बाहर निकली वो किस माध्यम से निकली? मुख के माध्यम से निकली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ण की जो मौखिक इकाई है, इस वर्ण की जो मौखिक इकाई है वही क्या है? ध्वनि है। वर्ण की मौखिक इकाई, वर्ण की मौखिक इकाई क्या है हमारी? वो है ध्वनि। और हम कह सकते हैं कि वर्ण की लिखित इकाई, वर्ण की लिखित इकाई, अगर लिखेंगे हम तो वर्ण लिखेंगे, बोलेंगे हम तो ध्वनि निकलेगी। तो लिखित इकाई जो है वो क्या है? वर्ण है। और मौखिक इकाई क्या है? वो है ध्वनि। ठीक है। क्यों ध्वनि है? क्योंकि ध्वनि जो है वो वर्णों का एक प्रतीकात्मक रूप होता है। ठीक, इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्णों का प्रतीकात्मक रूप भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण बताना चाहें कि लिखा हुआ है रमन, और इस रमन में पूछे कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, तो रमन को अगर हम अलग अलग करेंगे तो बनेगा रा प्लस माँ और प्लस ना। ठीक, अब इस रा प्लस माँ प्लस ना में तो अलग हो गया, लेकिन अभी ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई में नहीं टूटा है। अभी और छोटी इकाई में इसे विभाजित करेंगे तो देखो, इस रा जो है हमारा व्यंजन है, माँ भी व्यंजन है और ना भी व्यंजन है। और सभी व्यंजन जो हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात हर व्यंजन के अंदर एक स्वर विद्यमान रहता है, वो है हमारा आ। प्रत्येक वर्ण के अंदर, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अंदर, वर्ण नहीं कहना चाहिए, व्यंजन वर्ण कहना चाहिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अंदर जो है वो आ स्वर विद्यमान रहता है। इसीलिए अगर हम इसको और विभाजित करेंगे तो ये बन जाएगा र प्लस आ। ऐसी माँ को जब अलग करेंगे तो बनेगा म प्लस आ। ऐसी ना को अलग करेंगे तो ये बनेगा न प्लस आ। तो इस तरह से कुल कितने वर्णों में विभाजित हो गया? 2, 2 4 और 2 6, टोटल 6 वर्णों में विभाजित हो गया। अगर प्रश्न आ जाए, कोई भी शब्द दे दे कि रमन में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, तो टोटल 6 वर्णों का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसी तरह से हम कमल में अगर अलग करना चाहें, का माला कमल, तो कमल में भी तो देखो का प्लस माँ प्लस ला, 3 अक्षर हैं। ठीक, और इसमें वर्ण अगर हम अलग करेंगे तो बनेगा जाके क प्लस आ, म प्लस आ, ऐसे ही ला प्लस आ। अलग इसलिए हुआ है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अंदर जो है आ विद्यमान रहता है। ठीक, तो इस तरह से देखो 2, 2 4 और 2 6, टोटल जो है 6 वर्ण हैं इसमें, किसमें? कमल में। और रमन में भी 6 वर्ण हैं। तो इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए और उसमें पूछे वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम अलग अलग करके उसे निकाल लेंगे। तो कहना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, न्यूनतम इकाई, सब क्या है? सभी का आंसर क्या है? वर्ण है। और इस वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। और ध्वनि का जो प्रतीकात्मक रूप है, वर्ण का जो प्रतीकात्मक रूप है वही ध्वनि है। और वर्ण का जो मौखिक रूप है वही क्या है? ध्वनि है। और लिखित रूप क्या है भाषा का? वर्ण, जो सबसे छोटी इकाई है वो उसका लिखित रूप है वर्ण। ठीक, इतनी बात क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्ण की। ठीक है, वर्ण की परिभाषा आप लोगों ने नोट कर ली होगी। और इस वर्ण का एक नाम और होता है, इसी वर्ण को स्वनिम भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। वर्ण के लिए स्वनिम भी कहा जाता है। ठीक, वर्णों का ही एक नया नाम है स्वनिम। ठीक, और इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। तो इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखिए वर्णों को कितने खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो हम खंडों में अगर बात करेंगे तो हमारे वर्ण को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। ठीक,
तो पहला है हमारा लेखन के आधार पर, दूसरा है हमारा उच्चारण के आधार पर। अब दोनों आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है हमें ये जानना है। तो देखिए, लेखन के आधार पर टोटल वर्णों की संख्या जो होती है, हाँ, वो होती है 52। लेखन के आधार पर टोटल वर्ण जो होते हैं वो 52 संख्या होती है, और उच्चारण के आधार पर टोटल वर्ण होते हैं 44। ठीक, अब याद कैसे रखेंगे इन्हें कि 44 कौन से में है और 52 कौन से में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण में देखो 4 शब्द का प्रयोग हुआ है, उच्चारण में 4 लिखा हुआ है और चा आया है 2 बार। इसका मतलब 4 जो है कितनी बार आएगा, 2 बार। कहने का मतलब हो गया है कि उच्चारण में 4 आया है, और 4 कै बार आया है, चा आया है 2 बार, इसलिए 4 बार 2 मतलब 44 वर्ण। ठीक, अब बच्चा लेखन, लेखन के आधार पर 52 वर्ण। इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। देखिए कैसे, जो 52 वर्ण हमारे होते हैं इनमें से 11 तो होते हैं स्वर, ठीक, और 2 होते हैं अयोगवाह। 11 स्वर हो गए और 2 अयोगवाह हो गए, और 33 होते हैं व्यंजन। 33 होते हैं व्यंजन, और 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, या इन्हें कह लीजिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, और इन्हीं का एक दूसरा नाम है विकसित व्यंजन, और इन्हीं का एक और नाम है ताड़नजात व्यंजन। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, हाँ, 2। 2 उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, विकसित व्यंजन, या कह लीजिए ताड़नजात व्यंजन। ये सब एक ही के नाम हैं चारों, और परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 11 स्वर और 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 33 48, 48 और 4 52, टोटल 52 हो गए। इसके बाद आते हैं हम उच्चारण वाले में। 44 वर्ण हैं, 44 वर्णों में 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। कितने हो गए, 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल हो गए 44। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, पहला है हमारा स्वर, ठीक, और दूसरा है हमारा व्यंजन। अब इस टेबल को बना लीजिए, इसके बाद स्वरों को अलग पढ़ेंगे और व्यंजनों को अलग पढ़ेंगे। ठीक, इस टेबल को नोट करिए। इसके बाद देखिए, बात करते हैं हम लोग स्वरों की। ठीक है, स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला हमारे जो है 2 भागों में विभाजित हो गई, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो अब हम बात करेंगे पहले स्वरों की। स्वर क्या होते हैं, तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की वैल्यू जो है वो व्यंजनों से अधिक है। तो कहना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, एक और परिभाषा इनकी परीक्षा में पूछी जाती है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए
अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं खूब पेपर में आती हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, तब भी हमारा आंसर वही होगा कि स्वर कहलाते हैं। ठीक, स्वरों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजनों को जब हम बोलेंगे, इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टेड है, आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एक प्रश्न और आता है कि अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं, तो स्वर वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखिए। ठीक है, हाँ, स्वर वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वर वर्ण ही ऐसा होता है जिसका क्षरण नहीं होता है और व्यंजन वर्ण का क्षरण हो जाता है, इसीलिए हम स्वर वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, अब पहले स्वरों की संख्या, स्वर होते कौन कौन से हैं हमारे, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 11। स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन कौन से होते हैं, आ, हाँ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। टोटल संख्या कितनी हो गई, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है। टोटल 11 स्वर हो गए हैं। तो वर्तमान में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न दो तरह से आता है। पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की जो संख्या आप लोग लगाएंगे कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या जब कहेगा तब आप 13 लगाएंगे। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या लगाएंगे 10। क्यों, क्योंकि आ वर्ण की मात्रा नहीं होती है। देखिए, हाँ, मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने रह जाते हैं, 10 रह जाते हैं। क्यों 10 रह जाते हैं, हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर 10 कैसे रह जाते हैं, देखिए, आ वर्ण की मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी वर्णों की मात्रा होती है। अब बड़ा आ की मात्रा लगाओगे तो इस तरह से लगाओगे, छोटी ई की लगाओगे तो ये हो गई, बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो ये हो गई, छोटू की मात्रा ये हो गई, बड़ों की मात्रा ऐसे लगेगी, और रे इस तरह से लगाते हैं हम लोग। और ए की मात्रा पे 1 पाई लगती है, ए की मात्रा पे 2 पाई लगती हैं, और ओ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, और औ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। लेकिन आ वर्ण की मात्रा क्या लगाते हैं, आ वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ वर्ण का सिर्फ एक ही काम है, वो है व्यंजनों के साथ मिलकर अर्धमात्रा को पूर्ण मात्रा में बदलना, क्योंकि व्यंजन वर्णों की अर्धमात्रा होती है और जब आ वर्ण उसमें मिल जाता है तब पूर्ण मात्रा में वो बदल जाता है। तो आ वर्ण जो है प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अंदर छिपा रहता है। ठीक, जब हम उसका विभाजन करते हैं तब आ वर्ण जो है बाहर निकल आता है। तो आ वर्ण की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। प्राचीन समय में, हाँ, प्राचीन समय में जो स्वर हुआ करते थे वो 13 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में स्वरों की संख्या कितनी रह गई, 11 रह गई। वो किस लिए,
इसलिए कि प्राचीन समय में जो ऋर था हमारा, हाँ, बड़ा वाला बड़ा ऋर, एक छोटा होता है एक बड़ा, मतलब एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। तो जो दीर्घ ऋर था वो हटा दिया गया वर्णमाला से, और एक लिर था लिर, उस लिर को भी वर्णमाला से हटा दिया गया है। इसलिए 2 स्वर कम हो गए और स्वरों की संख्या हमारी कितनी रह गई? 11 रह गई घटकर। इस तरह से ये तो हमारे हो गए स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं स्वरों का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है, ठीक। और 6 प्रकार से हमें विस्तृत रूप में पढ़ना है, खूब अच्छे से। देखिए, तो स्वर हमारे आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम चाहे तो लिख लें और चाहे तो याद रखें, और अगर नहीं याद रख सकते हैं तो लिख लीजिए। हाँ, कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, हाँ, आ, ई, ऊ, ऋ, ए और ओ और औ। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक। अब इनका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो पहला वर्गीकरण जो है हमारा वो है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा है वर्गीकरण हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक। तीसरा है हमारा मुख द्वार के लीजिए, और या कह सकते हैं मुख विवर, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, ठीक। ये तीसरा हो गया। और चौथा आता है हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक। 5वें नंबर पे आता है हमारा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक। और 6ठे नंबर पे आता है हमारा घोषत्व के आधार पर, ठीक। इन 6 प्रकार से किया गया है हमारे स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और लास्ट आता है घोषत्व के आधार पर। इन 6 प्रकारों से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, और इन्हें हमें भली भांति पढ़ना है। मात्रा या उच्चारण किसे कहते हैं? पहली चीज़ ये, मात्रा या उच्चारण किसे कहते हैं? तो उच्चारण कहलाता है कि किसी वर्ण को बोलने में लगा समय या उसे उच्चरित करने में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्या कि उच्चारण में लगा समय क्या कहलाता है? हाँ, मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। अब मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखिए हमारे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को
3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं एक मात्रिक। ठीक। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, इसे हम कहते हैं द्विमात्रिक। और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर, हाँ प्लुत स्वर, और इसे हम लोग कहते हैं त्रिमात्रिक। अब पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है तो वो कहलाता है ह्रस्व स्वर। या यूँ कहना चाहिए कि जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, अर्थात एक मात्रिक, एक मात्रा वाले वर्ण। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ठीक है। वैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ तीन ही आते हैं। चौथा बुकों में मिलता है, कुछ में नहीं भी मिलता है, लेकिन हम चारों को मान ले रहे हैं। मूल स्वर हमारे यही मूल स्वर कहलाते हैं, आ ई ऊ और ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक। तो एक मात्रिक वाले वर्ण या जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक। ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर, अर्थात द्विमात्रिक 2 मात्राओं वाले वर्ण वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। अब 2 मात्राओं वाले वर्ण कौन कौन से बचे हैं? हाँ, आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ। इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 7। देखिए, तो ये कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर और इनकी संख्या होती है 7। इसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर, या कह लीजिए त्रिमात्रिक स्वर। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की तुलना में और अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की तुलना में और अधिक समय लगता है तो वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। इनका प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। किसी को पुकारने में, जैसे कोई रास्ते पे जा रहा है और तुमने कहा मोहन रुक, तो खूब तेज आप चिल्लाए कि मोहन, तो ये बहुत लंबे से आपने किसी को पुकारा, और यही पुकारने में जो आपको समय लगा, बहुत अधिक समय लगा, यही क्या कहलाता है? हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। या कह लीजिए कि मंत्र का उच्चारण करने में, मंत्र का उच्चारण करने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे आपने बोला, हाँ जैसे आपने बोला ओम, ऐसे लिख के आता है ओम, ओम, खूब लंबा बोला आपने ओम खींच के। ठीक। हाँ, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, और इस तरह से भी लिख के आता है ओम। तो ये किसी मंत्र का उच्चारण करने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर टोटल वर्गीकरण 3 प्रकार से था, और जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हमारे स्वरों को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखिए। उनमें से है, पहला है हमारा अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा हमारा कहलाता है मध्य स्वर, और तीसरा हमारा कहलाता है पश्च स्वर। ठीक है। अब 3 प्रकार से हो गए। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार से हो गए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार से हो गए। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? इन्हें याद रखने का एक आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। अग्र स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है और पश्च स्वर कौन सा होता है। तो अग्र स्वर वो होते हैं जो हमारी जीभ के प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं।
तो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं अग्रस्वर। और मध्य स्वर वो होते हैं जो जीभ के मध्य से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य से किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे मध्य स्वर। और पश्च स्वर हमारे वो होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है, वो कहलाते हैं पश्च स्वर। अब इनको रटना तो बहुत मुश्किल है, तो समझना आसान है, क्योंकि हम पे भी नहीं रटे जाते हैं तो आप भी नहीं रट सकते हो। और रटंती विद्या फलंती नाही, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे नहीं भैया तो कल्याण नहीं होगा, ठीक। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे देखिए, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च 3 स्वर हैं। इनमें से एक स्वर आप याद कर लीजिए मध्य में। मध्य में आता है हमारा आ। बहुत आराम से बोलिए आ, बोलिए आ, बोल के देखो आ। तो ये आ क्या कहलाता है हमारा मध्य स्वर। और अग्र स्वर हमारे वो होते हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। ई ए ऐ, ई ए, बोल के देखो ई ए ऐ, ई ए। ऐसा लग रहा है जैसे जीभ से निकले जा रहे हैं बिल्कुल आगे हिस्से से, ई ए। जब तक बोलेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। बोल के देखिए, दोबारा बोलिए ई ए। तो जब बोलेंगे ना तब समझ में आएगा अग्र स्वर कौन सा है। तो अग्र स्वर में ई ए और ए, ई ए। बार बार बोलेंगे तब समझ में आएगा ई ए अग्र स्वर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जीभ के आगे ही रखे हैं और जैसे हम बोलेंगे जैसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बोल के देखिए, हाँ ई ए। और मध्य में हमारा आ गया आ। अब जो शेष बचे हुए हैं, अब हमारे जो शेष स्वर हैं वो सब पहुंच जाएंगे पश्च स्वर में। और शेष स्वरों में कौन से आते हैं? शेष स्वर में आते हैं बड़ा आ बचा है, ऊ बचा है, ऊ बचा है, ओ बचा है और ओ बचा है। तो ये पांचों स्वर हो गए हमारे पश्च स्वर। तो इन्हें जब बोलेंगे आप बार बार, तब रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आ जाएंगे। तो मध्य स्वर में केवल एक है आ, ठीक है। मध्य स्वर में केवल एक है आ। अग्र स्वर में है ई ए। और पश्च स्वर में शेष स्वर हैं आ, ऊ, ओ और ओ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे स्वर पे आते हैं हम लोग मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें रिर नहीं आया है, रिर कहाँ गया है। तो हम आपको बता दें, रिर का वर्णन जो है हमारे किसी पुस्तक में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर हम माने तो अग्र स्वर में मान सकते हैं, क्योंकि रिर भी जो है जीभ के अगले हिस्से से ही बोला जा रहा है। रिर। हाँ, जब आप बोलेंगे तो अगले हिस्से पे ही आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं, अगर परीक्षा में आ जाए तो आप अग्र स्वर में लगा देना, ठीक। अन्यथा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर भी स्वर होते हैं हमारे टोटल 3 प्रकार के, ठीक। इसमें भी 3 प्रकार के रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं, इन्हें भी याद करने का एक तरीका है। 1 2 3 नहीं, सॉरी 4 प्रकार के। इसमें 4 प्रकार के आते हैं भाई। हाँ, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा देखिए विव्रत, ठीक। दूसरा होता है अर्धविव्रत, फिर आता है हमारा अर्धसंव्रत, और इसके बाद आता है चौथे नंबर पे संव्रत, ठीक। इस तरह से मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब मुख द्वार या मुख विवर है क्या? जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो बोलते समय हमारा कुछ वर्णों में मुख जो है खुलता है, कुछ वर्णों में ज़्यादा खुलता है, कुछ वर्णों में थोड़ा बंद रहता है और कुछ वर्णों में लगभग बंद रहता है। तो इस तरह के वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा विव्रत, और विव्रत का मतलब होता है ओपन। ओपन का मतलब है खुला हुआ। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख द्वार पूरा खुला रहता है वो कहलाते हैं विव्रत। अर्धविव्रत का मतलब है हाफ ओपन, ठीक, लगभग थोड़ा खुला हुआ। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग थोड़ा खुला रहता है या आधा खुला रहता है वो कहलाते हैं हमारे अर्धविव्रत।
अर्धसंवृत, अर्धसंवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज, संवृत का मतलब है क्लोज और अर्धसंवृत का मतलब है हाफ क्लोज। ठीक, तो जिन सुरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग आधा, संवृत मीन्स मतलब क्लोज मतलब बंद, तो आधा बंद रहता है, वो कहलाते हैं अर्धसंवृत। और जिन सुरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है, वो कहलाते हैं संवृत, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं रहता है। ठीक, अब इन्हें बोल के देखेंगे हम लोग तभी लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ जो है बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए हमने इसकी पहचान बनाई है याद करने के लिए कि आप जब भी परीक्षा में आएगा तो इसी क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? सबसे ऊपर विव्रत और सबसे नीचे संवृत। ठीक, विव्रत के बाद अर्धविव्रत, उसके बाद अर्धसंवृत और फिर संवृत। तो इसी क्रम से अगर चारों को आप लिखेंगे तो परीक्षा में बहुत आसानी से लिख देंगे। और इसका एक हम तरीका बता रहे हैं। अर्धविव्रत में देखिए आता है, सॉरी विव्रत, विव्रत में आता है बड़ा आ। ठीक, विव्रत, विव्रत का मतलब होता है ओपन और विव्रत का मतलब बा से विव्रत, वा से बड़ा आ। तो बड़ा आ हमारा किस में चला जाएगा? विव्रत में। जब आप बोलोगे आ, बोलिए आ, तो मुंह लगभग पूरा आपका ओपन रहेगा एकदम। आ, खूब जोर से बोलिए आ, बोलो आ। तो जब आप आ बोलेंगे तब ये जो है आपका मुख जो है खुला रहेगा, इसीलिए आ किस में आता है? विव्रत में। अब देखिए हम लोग जब आते हैं अर्धविव्रत में, तो अर्धविव्रत का अर्ध का मतलब आधा और विव्रत का मतलब है विव्रत का। विव्रत का आधा क्या होता है? अर्धविव्रत। तो अर्ध का मतलब आधा, तो इसका आधा क्या हुआ? छोटा आ। ठीक है, अर्ध का मतलब आधा और किसका आधा? विव्रत का। तो विव्रत में बड़ा आ है और बड़ा आ का आधा किस में जाएगा? छोटा आ किस में आएगा? अर्धविव्रत में। और अर्ध के बाद देखिए लिखा हुआ है, फिर से लिखा है विव्रत। जब फिर लिखा हुआ है विव्रत तो फिर से दोनों बड़े वाले, और दोनों बड़े वाले कौन से? ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है, वरना रटना एकदम नामुमकिन है, आप रट नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे रट भी लेते हैं। तो विव्रत का मतलब बड़ा आ, फिर लिखा हुआ है अर्धविव्रत। अर्ध का मतलब आधा, किसका आधा? विव्रत का आधा। विव्रत हमारा ये बड़ा आ है, उसका आधा क्या हो गया? छोटा आ। और फिर लिखा हुआ है विव्रत, तो विव्रत का मतलब बड़े वाले दोनों, ए और ओ। तो अर्धविव्रत में तीन आ गए, आ, ए और ओ। फिर देखिए आया है संवृत, अर्धसंवृत। लिखा हुआ है अर्ध, फिर आधा, किसका आधा? इन तीनों का आधा। तो इन तीनों में देखो आ से छोटा तो होता नहीं है, तो इसकी तो बात खत्म हो गई। अब बच्चे हैं ये दोनों, तो इन दोनों के आधे इनके छोटे भैया ए और ओ, ये किस में जाएंगे? अर्ध संवृत में। ठीक है, ए और ओ, ये दोनों आ गए अर्ध संवृत में। अब जो शेष बचे हैं वो सब जाएंगे संवृत में। कौन से शेष बचे हैं? ई, ई, ऊ, ऊ, और एक रिर भी आप इसी में मान लीजिए, रिर। तो ये किस में चले जाएंगे? संवृत में। ठीक है, तो विव्रत में केवल एक आएगा, बड़ा आ। विव्रत का मतलब बड़ा आ। ठीक, अर्धविव्रत का मतलब विव्रत का आधा, और विव्रत का आधा छोटा आ। और फिर उसी में देखो विव्रत, विव्रत लिखा है। विव्रत का मतलब बड़े वाले दोनों, ए और ओ। फिर अर्धसंवृत है, तो अर्ध का मतलब फिर आधा, फिर इन दोनों का आधा। ठीक है, इसके बाद संवृत में, तो शेष बचे हुए सब किस में जाएंगे? संवृत में जाएंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना। कन्फ्यूजन परीक्षा में इसी में रहता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक ही जैसा नजर आता है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद देखो हम आते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों को हमारे दो भागों में विभाजित किया गया है। होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? हाँ, पहला होता है हमारा हाँ, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले होते हैं हमारे व्रतमुखी, ठीक, और दूसरे होते हैं आवृतमुखी। व्रतमुखी और आवृतमुखी दो प्रकार के स्वर होते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। अब व्रतमुखी कौन से होते हैं? व्रत का मतलब व्रत, व्रत तो सब लोग जानते होंगे। व्रत कैसा होता है? व्रत ये होता है, व्रत का मतलब होता है गोल। व्रत का मतलब क्या होता है? गोल।
तो जिन सुरों को बोलते समय हमारे होंठ कैसे हो जाएं, वृत्त के समान हो जाएं, ठीक, गोल हो जाएं। तो जिन सुरों को बोलते समय हमारे होंठ वृत्त के समान हो जाएं अर्थात गोल हो जाएं, वो सब कहलाते हैं वृत्तमुखी। और आवृतमुखी, आ का मतलब है आ माने नहीं, वृत्त मीन्स वृत्त। तो जो आवृतमुखी का मतलब है जिनको बोलते समय हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आवृतमुखी। ठीक है, हाँ, आवृतमुखी, आ बनेगा आवृतमुखी। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से आएंगे, बोल के देखेंगे तब आएंगे। देखिए, उ, उ, ओ, ओ, उ, ओ, ओ, उ, ओ, ओ, ओ। बोलो 4 बार, उ, ओ, ओ, उ, ओ। बोल के देखो, उ, ओ, ओ। ओंठ एकदम गोल हो जा रहे हैं। जब आपके एकदम गोल हो जा रहे हैं अर्थात वृत्त के समान हो जा रहे हैं, जब 4 बार बोलेंगे ना तो परीक्षा में तुरंत समझ में आ जाएगा एकदम कि वृत्तमुखी कौन से होते हैं और आवृतमुखी कौन से होते हैं। तो वृत्तमुखी वाले आपने पहचान लिए, उ, ओ। इनको बोलते समय ओंठ हमारे गोल हो जा रहे हैं, वृत्त के समान हो जा रहे हैं, इसीलिए कहलाते हैं वृत्तमुखी। और आवृतमुखी में शेष बचे हुए सब किसमें जाएंगे, आवृतमुखी में। कौन कौन से हैं, आ, ई, ए और ए। तो ये हो गए हमारे आवृतमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी में केवल 4 हैं, उ, ओ। चारों को याद कर लो, ये वृत्तमुखी हैं। बकाया शेष बचे हुए सब कैसे हैं, आवृतमुखी हैं। ठीक, इसके बाद आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो जब हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है हमारी, वो नाक व मुंह दोनों के स्थान से निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। ठीक है, वो स्वर कौन से होते हैं, कितने भागों में विभाजित किए गए हैं, और ये भी हमारे जो हैं 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं, हाँ, एक तो है हमारे अनुनासिक, और दूसरे होते हैं अननुनासिक। पहले होते हैं अनुनासिक और दूसरे होते हैं अननुनासिक। और अननुनासिक को ही हम कहते हैं निरनुनासिक, और इन्हीं का एक और नाम है, इन्हीं को हम कहते हैं मौखिक स्वर। ठीक है, तो कितने नाम हो गए इनके। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहले होते हैं अनुनासिक, दूसरे होते हैं अननुनासिक, और अननुनासिक का ही दूसरा नाम है निरनुनासिक, और इन्हीं का तीसरा नाम है मौखिक स्वर। ठीक, तो अननुनासिक कौन से होते हैं, अननुनासिक का मतलब होता है जिनको बोलते समय हवा जो है नाक और मुंह दोनों से बाहर निकले, वो कहलाते हैं हमारे अननुनासिक। और जिनको बोलते समय हवा केवल मुख से बाहर निकले, वो कहलाते हैं अननुनासिक। अन माने नहीं, अनुनासिक वाले मतलब नाक से, निर माने नहीं, अनुनासिक मीन्स नाक से, और मौखिक का मतलब केवल मुंह से। तो जो केवल मुंह से बोले जाते हैं अर्थात जिनमें हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, वो कहलाते हैं अननुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक स्वर। और जिनसे हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, वो कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। तो इसमें लिख सकते हैं नाक व मुंह दोनों से बोले जाने वाले स्वर ये कहलाते हैं अनुनासिक। और जो केवल मुख से बोले जाते हैं, केवल मुख से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अननुनासिक स्वर। ठीक, तो जितने भी स्वर हैं, कहना चाहिए कि सभी स्वर कैसे हैं, मौखिक हैं अर्थात अननुनासिक हैं अर्थात निरनुनासिक हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ 11 के 11 स्वर जो होते हैं वो हमारे होते हैं अननुनासिक अर्थात मौखिक स्वर। अब अनुनासिक वाले कौन से होते हैं, तो जिन स्वरों के ऊपर विंदी या चंद्र विंदी लगी हुई हो,
तो वो कहलाते हैं अननुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदी लगी हुई हो वो कहलाते हैं अनुनासिक, और जो केवल मौखिक बोले जाते हैं वो हमारे टोटल स्वर होते हैं आ ई उ ए आई और ओ औ। ठीक है, तो बात क्लियर, समझ गए होंगे। इसके बाद आता है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर घोष क्या होते हैं? देखिए, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। अब स्वर तंत्रियां कौन सी होती हैं? जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो सर पे हाथ रखिए और बोल के देखिए आ ई उ आ ई उ। तो ऐसे स्वरों को जब बोलेंगे सर पे रखे तो आपको एक झंझनाहट सी महसूस होगी, और यही झंझनाहट कहलाती है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो जितने भी स्वर होते हैं हमारे, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं हमारे, सभी स्वर जो होते हैं वो होते हैं सघोष। सभी स्वर कैसे हैं? सघोष कहलाते हैं, और सघोष को ही हम कहते हैं घोष। तो जितने भी स्वर हैं हमारे, सभी स्वर वो सघोष कहलाते हैं, और सघोष को ही हम घोष कहते हैं। और सघोष का मतलब होता है, हाँ, सघोष का मतलब होता है जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि होती है हमारी कर्कश रूप में गर्जन के साथ बाहर निकलती है। ठीक, कर्कश रूप में गर्जन के साथ बाहर निकलती है तो वो कहलाता है सघोष। और घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, हाँ, घोषत्व कहलाता है। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं, अर्थात घोष होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक, व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे, व्यंजन वर्णों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि हमें आप सर अच्छा पढ़ाया है, आपने खराब पढ़ाया है, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। तो हमारे अंदर एक जोश आएगा, ऊर्जा आएगी, और उसी ऊर्जा से हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो होगा हमारा व्यंजन वर्णों का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।